मेरा नाम अर्णव है। पेशे से मैं एक निजी जासूस हूँ। मैंने अपने जीवन में कई अजीबोगरीब केस सुलझाए हैं, लेकिन जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह न सिर्फ सबसे कठिन था बल्कि सबसे गहरा भी। और इसकी शुरुआत हुई एक शांत पर रहस्यमय जगह से, डंबर। डंबर एक छोटा सा कस्बा जो पहाड़ों के बीच बसा है। वहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा था जो न चाहते हुए भी इंसान को अपनी ओर खींच लेता है। शायद वो सन्नाटा या फिर वो पुरानी हवेलियां जिनके पत्थरों पर समय की कहानियां खुदी हुई लगती थी। मैं वहां किसी छुट्टी मनाने या सुकून की तलाश में नहीं गया था। मेरा वहां जाना एक केस के कारण हुआ था, मिसिंग पर्सन केस। कहानी की शुरुआत तब हुई जब मुझे मिस रिया वर्मा का कॉल आया। उनकी बहन साक्षी वर्मा, जो कि एक पत्रकार थीं, पिछले 3 हफ्तों से लापता थी। पुलिस ने मामला दर्ज तो किया था, लेकिन डंबर जैसी जगह पर जहां पुलिस विभाग में मुश्किल से 4 लोग थे, वहां उम्मीद करना बेवकूफी होती। रिया को मेरी पहचान एक पुराने क्लाइंट से मिली थी। उन्होंने मेरी वेबसाइट पर मेरे केस रिकॉर्ड्स पढ़े और मुझसे संपर्क किया। रिया की आवाज में घबराहट थी। सर, मेरी बहन बहुत समझदार और जिम्मेदार है। उसने कभी ऐसा नहीं किया कि बिना बताए कहीं चली जाए। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने केस लेने का फैसला किया। कारण, एक तो ये कि केस में गहराई थी, और दूसरा, मैं कुछ दिनों से खुद भी खाली था और इस रहस्य ने मेरे भीतर के जिज्ञासु को जगा दिया था। मैं डंबर पहुंचा एक ठंडी सुबह। स्टेशन पर हल्की धुंध थी और हवा में पहाड़ों की ठंडक घुली हुई थी। रिया ने मेरे लिए एक गेस्ट हाउस बुक किया था। नाम था वृंदावन लॉज, जो कि कस्बे के पुराने हिस्से में था। गेस्ट हाउस काफी पुराना था, लकड़ी की बनी हुई बालकनियां, खिड़कियों पर लोहे की सलाखें और फर्श जो चलते ही चरमराने लगता था। रिया मुझसे वहीं मिली। करीब 35 साल की, तेज निगाहों वाली और परेशान सी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। थैंक यू, सर, यहाँ आने के लिए। आपने ठीक किया मुझे बुलाकर, मैंने जवाब दिया। अब मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। हम लॉज के लॉबी में बैठे। रिया ने बताया कि साक्षी एक नई स्टोरी पर काम कर रही थी। कुछ ऐसा जो डंबर के एक पुराने और सुनसान अस्पताल से जुड़ा था। नाम था सेंट मेरी हॉस्पिटल। वो अस्पताल करीब 10 साल पहले बंद हो चुका था। रिया ने बताया कि साक्षी वहां के कुछ लोगों से मिल रही थी और एक हफ्ते से उसने उसे बताया था कि वो कुछ बड़ा एक्सपोज करने वाली है। और उसके बाद उस रात उसने मुझे कॉल किया था। रिया बोली, कहा कि अगर कुछ हो जाए तो उसके लैपटॉप को देखूं। लेकिन लैपटॉप मुझे उसके कमरे में नहीं मिला और वो खुद भी गायब। मामला दिलचस्प हो गया था। एक पत्रकार जो किसी पुरानी रहस्यमय स्टोरी पर काम कर रही थी, अचानक गायब हो जाती है और उसका लैपटॉप भी कहीं नहीं मिलता। मैंने सबसे पहले साक्षी का कमरा देखा। लॉज के दूसरे फ्लोर पर था। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने जल्दी में कमरा छोड़ा हो। मेज पर कुछ पुराने नोट्स थे और एक डायरी मिली जिसमें कुछ जगहों के नाम और तारीखें दर्ज थी। सबसे दिलचस्प नाम था राजवाड़ी टावर। ये क्या है? मैंने पूछा। रिया बोली, वो टावर अस्पताल के पास ही है। पहले वहां कोई अधिकारी रहा करता था, अब वो खाली है। बहुत लोग कहते हैं कि वहां अजीब चीजें होती हैं, लेकिन साक्षी उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। मैंने फैसला किया, पहले अस्पताल और राजवाड़ी टावर की पड़ताल करनी होगी। अगले दिन सुबह मैं सेंट मेरी हॉस्पिटल की ओर रवाना हुआ। जगह सुनसान थी, कंटीली झाड़ियों से घिरी हुई। इमारत के पत्थर काले पड़ चुके थे। दरवाजा खुला था या शायद टूटा हुआ। मैं अंदर गया तो पुरानी दवाइयों की गंध और नमी की बू हवा में थी। कुछ फाइलें बिखरी थीं, पुराने स्ट्रेचर पड़े थे। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर एक एक कमरे की जांच शुरू की। फिर मुझे एक छोटा सा कमरा मिला, शायद कभी किसी डॉक्टर का ऑफिस रहा होगा। वहां एक दीवार में छोटा सा ताखा दिखा जिसमें कुछ पुराने कागज छिपाए गए थे। उनमें एक फॉर्म मिला, मरीज का नाम मनीषा त्रिपाठी, तारीख 14 अगस्त 2013, बीमारी सिजोफ्रेनिया,
लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि ये फॉर्म उस तारीख से 2 महीने बाद प्रिंट किया गया था। क्या ये किसी का छुपाया गया रिकॉर्ड था? और अगर हाँ, तो क्यों? मैंने उन कागजात को अपने बैग में रखा और निकल पड़ा राजवाड़ी टावर की ओर। वह अस्पताल से करीब 2 किलोमीटर दूर था, पहाड़ी के ऊपर। रास्ता सुनसान और झाड़ियों से भरा हुआ था। टावर एक पुराने किले जैसा दिखता था, ऊंचा, पत्थर का बना हुआ, और उसकी छत पर एक टूटी हुई घड़ी की सुई अटकी हुई थी। मैंने दरवाजा खोला, अंदर धूल थी और सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में चढ़ना शुरू किया। दूसरी मंजिल पर मुझे कुछ मिला जो बहुत महत्वपूर्ण था, एक छोटा सा बैग जिसमें एक पेन ड्राइव थी। उस पर एक नाम लिखा था, SW। क्या ये साक्षी वर्मा की ड्राइव थी? मैंने पेन ड्राइव अपने साथ रखी और नीचे उतरने लगा। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की लेकिन साफ। मैं पलटा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने आवाज की दिशा में देखा, टॉर्च की रोशनी फैलाई, लेकिन सिर्फ धूल और पुरानी दीवारें नजर आईं। मैं बाहर निकल आया। हवा और ठंडी हो गई थी, लेकिन मेरा मन अब और ज्यादा उलझ गया था। साक्षी की स्टोरी, पुराना अस्पताल, वो टावर और अब ये पेन ड्राइव। इस केस में जितना मैं आगे बढ़ता जा रहा था, उतना ही यह गहराई में जा रहा था। और यहीं से मेरी असली जांच की शुरुआत हुई। मैं जब डंबर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। पहाड़ी हवाओं में एक अलग ही ठंडक थी जो शरीर से ज्यादा मन को छू रही थी। स्टेशन से निकलते ही जो पहली चीज मुझे दिखी वो थी सन्नाटा। वहां कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं। एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे कोई कस्बा खुद अपने राज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने एक पुराना लॉज बुक किया, हिलव्यू लॉज। वहीं की मालकिन, सविता देवी, लगभग 55 साल की थी। उनके चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें थीं, लेकिन आंखें तेज थीं। जैसे ही मैंने अपना नाम बताया, उन्होंने मुझे थोड़ी देर तक गौर से देखा। आप वही हैं ना, जो गुमशुदा लड़की का पता करने आए हैं? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। यहां सब कुछ सीधा साधा नहीं है, साहब। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ये कहकर उन्होंने मुझे चाबी थमा दी और मुस्करा दी। मेरे कमरे में पहुंचते ही मैं थककर बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन नींद कहाँ? दिमाग में साक्षी की तस्वीर घूम रही थी जो रिया ने मुझे भेजी थी। वो मुस्कुराती हुई लड़की जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था। ऐसा इंसान अचानक ऐसे गायब नहीं हो सकता। अगली सुबह मैं सबसे पहले उस जगह पहुंचा जहां साक्षी आखिरी बार देखी गई थी, कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी। यह लाइब्रेरी अंग्रेजों के जमाने की थी। बड़ी बड़ी अलमारियां, भारी लकड़ी के फर्श और दीवारों पर लगी धूल जमी तस्वीरें। वहां के केयरटेकर, हरीश अंकल, काफी पुराने समय से वहां काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि साक्षी वहां लगभग रोज आती थी। वो बहुत पढ़ाकू थी, हरीश अंकल बोले। अक्सर पुराने अखबारों, कागजात और एक डायरी को पढ़ती रहती थी। एक दिन अचानक वो आई, बहुत घबराई हुई थी। फिर अगले दिन से कभी नहीं आई। मैंने पूछा, किस डायरी की बात कर रहे हैं आप? हरीश अंकल मुझे लाइब्रेरी के कोने में ले गए, जहां लकड़ी की एक छोटी सी अलमारी थी। उसमें कुछ धूल भरी पुरानी डायरीज थी। उन्होंने एक नीली जिल्द वाली डायरी निकाली और मुझे दी। उस पर लिखा था, रहस्य और सच, डंबर की कहानियां। अंदर लिखावट साक्षी की नहीं थी, लेकिन उसके कुछ पन्नों पर उसकी लिखी गई टिप्पणियां थीं। एक नोट में उसने लिखा था, डंबर में कुछ छुपा है। यह सिर्फ एक कस्बा नहीं, एक भूल भुलैया है जहां हर रास्ता एक सवाल की ओर जाता है। मैं अब बहुत करीब हूं उस सच के, लेकिन शायद कोई नहीं चाहता कि मैं उसे जान पाऊं। अगर कुछ होता है तो इस डायरी को पढ़ो। मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। डायरी के पन्नों में डंबर के इतिहास के बारे में कई बातें लिखी थीं, कुछ रहस्यमयी गुमशुदगियां, पुराने रजिस्टर में दर्ज कुछ नाम जिनका कोई रिकॉर्ड अब नहीं था, और कुछ पुराने भवन जो अब खंडहर हो चुके थे। मैंने तय किया कि मुझे इन भवनों में से एक, पुराना पोस्ट ऑफिस, जाकर देखना होगा, जो डायरी में कई बार जिक्र में आया था। वहां जाने से पहले मैंने सविता देवी से पूछा कि क्या उन्हें इस जगह के बारे में कुछ पता है। वो बोली, पोस्ट ऑफिस अब उजाड़ हो चुका है।
कई सालों से बंद है। लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। अजीब सी बातें होती थी वहां, सामान गायब हो जाना, लोग दिशा भटक जाना। मैंने झिझकते हुए कहा, लेकिन मुझे वहां जाना होगा। वो मुझे घूरती रहीं, फिर धीरे से बोली, जाइए, लेकिन होशियारी से। डंबर अपने राजों को इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देता। अगले दिन मैं पोस्ट ऑफिस गया। वहां धूल और टूटे शीशों के बीच एक मेज की दराज में मुझे साक्षी की एक और नोटबुक मिली और साथ ही एक चिट्ठी जिस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं या तो बहुत करीब हूं या बहुत दूर जा चुकी हूं। मेरी तलाश वहीं से शुरू करना जहां किसी ने कभी पूरी की कोशिश नहीं की। डंबर का स्कूल, साल 1983। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब यह केस सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं था। यह किसी गहरे और छुपे हुए इतिहास की तह में जाने की शुरुआत थी। मैं जान गया था, साक्षी ने कुछ ऐसा जान लिया था जिसे कोई नहीं चाहता था कि उजागर हो। अब मुझे डंबर के स्कूल जाना था, लेकिन उस जगह पहुंचने के लिए मुझे न सिर्फ रास्ता खोजना था, बल्कि अपनी समझ और हिम्मत का भी इम्तिहान देना था। कहानी अब असली मोड़ पर थी और मैं इस रहस्य की गहराई में उतरने को तैयार था। हिलव्यू लॉज में गुजारी पहली रात ने मुझे बेचैन कर दिया था। नींद नाम की कोई चीज आंखों के पास फटक भी नहीं पाई। सुबह जल्दी उठकर मैंने अपने नोट्स दोबारा देखे। साक्षी वर्मा, पत्रकार, उम्र 28, आखिरी बार देखी गई थी डंबर के पुराने पुस्तकालय में, जहां वो किसी लोकल स्कैंडल की जांच कर रही थी। मैंने नाश्ता जल्दी निपटाया और सीधे पुस्तकालय की ओर निकल पड़ा। यह एक पुरानी इमारत थी जिसे ब्रिटिश काल में बनवाया गया था। बाहर की दीवारों पर समय की परतें जम चुकी थी। अंदर घुसते ही किताबों की एक खास महक नाक में समा गई, पुरानी किताबों और धूल की मिलीजुली खुशबू। वहां एक बूढ़े लाइब्रेरियन मिले, मिस्टर मिश्रा। झुकी कमर, धुंधलाती आंखें, पर दिमाग अब भी तेज। जब मैंने साक्षी का नाम लिया, वो कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। फिर धीरे धीरे बोले, हाँ, वो लड़की आई थी 2 हफ्ते पहले। एक फाइल मांग रही थी, डंबर नगर पालिका, 1987 से 1992। बहुत अजीब सवाल कर रही थी। कैसे सवाल, मिश्रा जी? पुराने पुल के टेंडर, नगर प्रमुख का अचानक इस्तीफा और एक स्कूल जो कभी खुला ही नहीं पर उसका बजट पास हुआ था। ऐसे सवाल। उनके शब्दों ने मेरे कानों में एक झंझनाहट पैदा कर दी। साफ था कि साक्षी किसी बड़े घोटाले की तह तक जा रही थी। मैंने उनसे वह फाइल देखने की इजाजत मांगी। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर मुझे नीचे तहखाने की ओर ले गए। वहां धूल से अटे हुए दर्जनों रैक थे। पुरानी फाइलें, रिकॉर्ड्स और अखबारों के पुलिंदे सब अस्त-व्यस्त। मिश्रा जी ने एक पुराना पीला सा बंडल निकाला, नगर पालिका रिकॉर्ड गोपनीय। मैंने जैसे ही फाइल खोली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फाइल के अंदर कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिनमें सालों पुरानी योजनाओं में फर्जीवाड़े का खुला प्रमाण था। फर्जी कंपनियों के नाम, फर्जी कर्मचारियों की सैलरी और ऐसे निर्माण कार्यों का बजट जो कभी अस्तित्व में ही नहीं आए। एक कागज पर साक्षी की लिखावट में कुछ नोट्स भी थे। इतनी बड़ी चोरी और कोई नहीं जानता, या सब जानते हैं और चुप हैं? मैं फाइल समेट ही रहा था कि पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम था, या शायद नहीं। मैंने लाइब्रेरी से निकलते ही सीधे रिया को कॉल किया। उसे सारी जानकारी दी और कहा कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाओ जो साक्षी के सबसे करीब रहा हो। उसने बिना एक पल गवाए एक नाम लिया, विक्रम चौधरी। साक्षी का कॉलेज फ्रेंड और डंबर में ही रहता है। वो उसका सबसे भरोसेमंद साथी था। विक्रम से मिलने का समय तय करने में कुछ समय लगा, लेकिन शाम को मैं उसके छोटे से घर पहुंचा। वो मुझे देखकर हैरान नहीं हुआ, जैसे उसे मेरा आना पहले से पता था। मैं जानता था कोई ना कोई आएगा, उसने कहा और मुझे भीतर बुलाया। उसके कमरे में किताबें, फोटोज और नोट्स बिखरे पड़े थे। दीवार पर साक्षी की कई तस्वीरें थीं, कुछ हंसती हुई, कुछ पत्रकारिता करते हुए। वो सच्चाई की दीवानी थी, विक्रम ने कहा। जिस दिन वो गायब हुई, उससे एक रात पहले उसने मुझे फोन किया था। बहुत डरी हुई थी। बोली थी, विक्रम,
अगर मैं कल तक तुम्हें कॉल न करूं तो समझना मैं किसी बड़ी चीज के करीब पहुंच गई हूं। मेरी रूह सिहर गई। उसने क्या बताया था कि वो किसके पास जा रही है? विक्रम ने गहरी सांस ली। एक नाम लिया था, राठौड़। बस इतना ही कहा, उसके पास जवाब है। मैंने पूछा, कौन राठौड़? विक्रम ने धीरे से कहा, पूर्व नगर प्रमुख ओंकार राठौड़। वही जिसने 1992 में अचानक इस्तीफा दिया था और फिर कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा। अब कहानी वहां पहुंच चुकी थी जहां से रहस्य गहराने लगा था। अगले कदम में मुझे उस आदमी से मिलना था जिसने शायद डंबर की चुप्पी की नींव रखी थी। पर क्या वो अब भी जिंदा था? जवाब जानने के लिए मुझे शहर के बाहर एक पुरानी हवेली तक जाना था, राठौड़ हवेली। और मेरे भीतर एक डर था, लेकिन उससे ज्यादा था सच्चाई का जुनून। पुस्तकालय से निकलने के बाद मेरी जेब में कई सवाल और एक अधूरी फाइल थी। डंबर नगर पालिका 1987 से 1992 फीट की फाइल में कई पन्ने गायब थे। शायद वही पन्ने जिनकी साक्षी को तलाश थी। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। एक, मैं नगर पालिका के ऑफिस जाकर सीधे रिकॉर्ड्स मांगता। दूसरा, उस आदमी से मिलूं जिससे साक्षी की आखिरी बार मुलाकात होने की बात थी, कृष्णा वर्मा। कृष्णा वर्मा, डंबर के पुराने पत्रकार, अब लगभग 60 साल के। स्थानीय अखबार डंबर प्रहरी के लिए कभी रिपोर्टिंग करते थे। रिया ने बताया था कि साक्षी ने उनसे संपर्क किया था और उसी रात के बाद वो लापता हो गई। मैं शाम होते ही कृष्णा वर्मा के घर पहुंचा। एक पुराना टिन की छत वाला मकान। दरवाजा खुद कृष्णा जी ने खोला। उनके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी, पर आंखों में कुछ छुपाने की बेचैनी साफ दिख रही थी। आप अर्णव हैं? मुझे पता था आप आएंगे, उन्होंने कहा। मैं थोड़ा चौंका। साक्षी ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। उसे किसी की नजर लग गई थी। वो बहुत करीब पहुंच गई थी, बहुत ही करीब। मैंने पूछा, किसके करीब? उन्होंने बिना जवाब दिए मुझे अंदर बुला लिया। घर के अंदर अंधेरा था, दीवारों पर पुरानी अखबारों की कटिंग्स टंगी हुई थी। एक कोना पूरी तरह फाइलों और दस्तावेजों से भरा हुआ था। ऐसा लगा जैसे वो सालों से किसी राज की गुत्थी सुलझाने में लगे हों। मैं जानता था कि साक्षी जो कर रही है वो खतरनाक है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसे विश्वास था कि अगर वो सच बाहर लाएगी तो डंबर को बचा पाएगी। बचाएगी? किससे? कृष्णा जी ने एक फाइल खोली। उसमें एक पुराना फोटो था, एक पुल का उद्घाटन। उसमें 5 लोग खड़े थे, नगर प्रमुख, 3 ठेकेदार और एक नौजवान इंजीनियर। यह 1989 का फोटो है। इस पुल को बनाने के लिए सरकारी बजट आया था 3 करोड़ का, लेकिन इस पुल की नींव में ही घोटाला गाड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि उस दौरान कई फर्जी टेंडर पास किए गए थे। बजट का बड़ा हिस्सा कागजों में ही खत्म कर दिया गया, और जो लोग विरोध में खड़े हुए उन्हें या तो डरा दिया गया या गायब कर दिया गया। साक्षी उसी केस को खोद रही थी। कृष्णा बोले, वो समझ गई थी कि ये घोटाला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानवाधिकारों का भी था। एक स्कूल का बजट भी पास हुआ था, पर स्कूल कभी बना ही नहीं। उस जमीन पर अब एक होटल खड़ा है, डंबर रिट्रीट। मैंने तुरंत नोट किया, होटल डंबर रिट्रीट, जांच करनी होगी। क्या साक्षी को धमकियां मिली थीं? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा, एक आदमी उसका पीछा कर रहा था, लंबा, सफेद शर्ट में, बाइक पर। वो कई बार मेरे घर के बाहर भी दिखा। मैंने उनका बयान नोट किया। अचानक उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली। ये साक्षी की है, उसने मुझे दी थी और कहा था अगर वो दोबारा मुझसे संपर्क न कर पाए तो इसे उस इंसान को देना जो सच की कसम खाकर आएगा। मुझे लगता है अब ये आपके हाथों में होनी चाहिए। डायरी बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसके पन्नों पर जो लिखा था वो साधारण नहीं था। 14 अगस्त पुल मामले में वही नाम दोहराए जा रहे हैं, जयप्रकाश गुप्ता, नगर प्रमुख, शिवनाथ कंस्ट्रक्शन, एसपी, मीना, उस समय थाना प्रभारी। इन तीनों के बीच कुछ है। मिश्रा जी से फाइल मांगी, उन्होंने हिचकिचाया। कोई न कोई अंदर से फाइलों को गायब कर रहा है।
मुझे रात को एक फोन आया, किसी ने सिर्फ इतना कहा, अब रुक जाओ। डायरी के अंत में साक्षी ने लिखा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना मुझे चुप करवा दिया गया है, पर मेरी आवाज अब किसी और को उठानी होगी। मैं अंधेरे में जाती हूं, पर उम्मीद है कोई रोशनी लेकर आएगा। मैं कुछ देर तक चुप बैठा रहा। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक मिशन बन चुका था। साक्षी की आवाज अब मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने कृष्णा जी से विदा ली और डायरी अपने बैग में रख ली। अब अगला पड़ाव था डंबर रिट्रीट होटल। कई बार एक जासूस को सच्चाई के लिए अपने डर से लड़ना पड़ता है, लेकिन अब डर की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि अब मैं सच्चाई के बेहद करीब था। कृष्णा वर्मा के घर से निकलते हुए मेरे हाथ में एक पुराना लिफाफा था, वही दस्तावेज जो साक्षी ने कृष्णा जी से लिया था। धुंधलाए कागज, कुछ फोटोस्टेट की हुई रसीदें और एक छोटी सी डायरी जिसमें केवल 3 पेज भरे हुए थे। उन पन्नों में वो सब था जिसने पूरे डंबर शहर की चुप्पी को एक चीख में बदल देना था। डंबर नगर परिषद द्वारा 1989 में पास की गई एक योजना, शिक्षा ग्राम विकास, जिसमें 5 स्कूलों के लिए लाखों रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन कभी एक भी ईंट नहीं रखी गई। बजट पास हुआ, राशि निकाली गई और स्कूलों के नक्शे तक तैयार हुए, लेकिन सच्चाई ये थी कि जमीनें बंजर रहीं और स्कूलों की जगह वहां अब किसी रईसों के फार्म हाउस थे। साक्षी ने इस घोटाले का पूरा सच निकाल लिया था। उसने ये दस्तावेज रिया को भेजे थे, एक बैकअप कॉपी, लेकिन भेजने से पहले ही वह गायब हो गई। कृष्णा जी ने बताया, वो बहुत डरी हुई थी। एक दिन पहले ही उसके पीछे एक काली एसयूवी देखी गई थी, वही जो अक्सर नगर पालिका अध्यक्ष के बंगले के बाहर खड़ी रहती है। अब मुझे सब समझ में आने लगा था। रिया के पास जो बैकअप था, वो ही मेरी अगली कड़ी थी। रिया एक इंटेलिजेंट लड़की थी। जब मैंने उसे साक्षी के भेजे दस्तावेजों के बारे में बताया, तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो जानती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए उसने मुझे सब भेजा। लेकिन मैं डर गई थी अर्णव, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने कहा, अब वक्त है सब कुछ सामने लाने का। हमने उस रात एक प्रेस मीटिंग तय की। सभी प्रमुख चैनल, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। मैंने वो सारे दस्तावेज, डायरी और फोटोस्टेट कॉपियां एकत्र की और मंच पर रख दिए। सच्चाई जब सामने आई, तो डंबर की जनता सड़कों पर उतर आई। नगर पालिका अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, कई ठेकेदारों पर जांच बैठी और जो सालों से दबी आवाजें थीं, वो चीख बन गई। लेकिन साक्षी अब भी नहीं मिली थी। 3 महीने बाद जब मैं एक रिपोर्ट के सिलसिले में पास के कस्बे में गया, वहां की एक नर्सिंग होम में मुझे एक फाइल मिली। अज्ञात महिला, दुर्घटना पीड़ित, दिमागी रूप से आघातग्रस्त, कुछ बोल नहीं पाती थी। तस्वीर देखी तो मेरा दिल धक से रह गया। वो साक्षी थी, जिंदा। उसका इलाज करवाया गया। धीरे धीरे उसकी स्मृति लौटने लगी और आज 2 साल बाद वो फिर से पत्रकारिता में लौट चुकी है। डंबर की लड़ाई अब उसकी आवाज बन चुकी है। और मैं जानता हूं, हर केस में एक अपराधी नहीं होता, कभी कभी पूरी व्यवस्था ही दोषी होती है। और मेरी जिंदगी का यह केस शायद मुझे पूरी उम्र याद रहेगा। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें, हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।